आइए सुनते हैं आज की कहानी, पिताजी का पढ़ने वाला चश्मा। पिताजी के पास लगभग 50 वर्ष से ऊपर के लगभग हर सरकारी कर्मचारी की ही तरह दो चश्मे थे, एक पढ़ने के लिए और एक दूर की चीजें देखने के लिए। 80 के दशक का यही चलन था, क्योंकि वास्तव में उनके पास और कोई चारा नहीं था। मेरा परिवार मेरी किशोर अवस्था के उस विद्रोही दौर को समस्या मानता था और पिताजी का चश्मा उससे भी बड़ी समस्या था, क्योंकि वो उसे मेरे अपना आपा खोने से भी ज्यादा खोते थे। और अंदाजा लगाइए कि उन्हें ढूंढने का जिम्मा किसका था, मेरा और किसका। मैं अपने 5 लोगों के परिवार में सबसे छोटी थी, दादी जी, पिताजी, माँ, एक बड़ी बहन और मैं। ऐसा लगता था जैसे हर किसी को मुझसे शिकायत थी। दादी जी सोचती थी कि मैं लड़कियों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही चंचल हूं। माँ सोचती थी कि मैं बहुत ज्यादा बहस करती हूं। और जहां तक मेरी बहन की बात है, तो उसके लिए मेरा होना ही एक समस्या थी। मैं अभागी इस गलत परिवार में फंस गई थी। केवल एक व्यक्ति को मुझसे कोई समस्या नहीं थी, वे थे मेरे पिताजी। इसलिए मुझे उनका कहा कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, चाहे वो काम बारंबार उनका पढ़ने वाला चश्मा ढूंढना ही क्यों ना हो। पिताजी दावा करते थे कि मैं ही वो विशेषज्ञ थी जो उनका चश्मा ढूंढने में सक्षम थी, और मैं मन ही मन अपनी इस कला पर गर्व करती थी। गर्मी की छुट्टियों की एक सुबह इस बात को लेकर कि किसका पलंग खिड़की के नजदीक रहेगा, एक बड़ा झगड़ा हुआ। हम कई बार अपने कमरे को पुनर्व्यवस्थित करते थे और वो फिल्म के कलाकारों के पोस्टरों और मजेदार वाक्यों से पटा हुआ था। हमारे चीखने की आवाजें सुनकर माँ हमारे कमरे में आई और हमें डांटना शुरू कर दिया। अचानक पिताजी की आवाज आई, विभा, मुझे मेरे पढ़ने वाला चश्मा नहीं मिल रहा है, यहां आओ और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। माँ एक पल को रुकी और कहा, जाओ पिताजी का चश्मा ढूंढो, नहीं तो उनको दफ्तर जाने में देर हो जाएगी। मैं कमरे से बाहर निकली और यूं ही बुदबुदाते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। जब किसी को कुछ काम पड़ता है तो मुझे ही करना पड़ता है, पर जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो मुझे समझौता करना पड़ता है, सिर्फ इसके लिए कि दीदी की परीक्षाएं हैं। मुझसे उसके साथ हर मुद्दे पर समझौता करने की अपेक्षा रखी जाती है। खिड़की के नजदीक सोने से परीक्षाओं का क्या लेना देना। जब तक मेरा बड़बड़ाना खत्म हुआ, मैं पिताजी के सामने खड़ी थी। उन्होंने अखबार से नजरें उठाई और कहा, मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। मैंने उनकी ओर देखा और अपने क्रोध के बावजूद मुस्कुराई और कहा, वे आपकी नाक पर आराम फरमा रहे हैं पापा, ये मेरा दूर देखने वाला चश्मा है। मुझे नहीं पता मैंने पढ़ने वाला चश्मा कहाँ रख दिया है। पिताजी ने कहा, मुझे जासूसी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था और मैंने बिल्कुल अगाथा क्रिस्टी की तरह सवाल किया, आपने आखिरी बार अपना चश्मा कहाँ देखा था और उस समय आप क्या कर रहे थे? पिताजी ने थोड़ा विचार किया और जवाब दिया, मैं बरामदे में चश्मे की दोनों जोड़ियों की सफाई कर रहा था। मैंने सुकड़ी हुई आंखों से टेढ़े मुंह के साथ एक ऐंठन भरी मुद्रा बनाई। मेरा मानना था कि गुनाहों की गुत्थी सुलझाते वक्त जासूस इसी प्रकार की मुद्राएं में सोचते थे। और फिर घोषणा की, आपने निश्चय ही अपने दूर के चश्मे की जगह पढ़ने वाले चश्मे को कार में रख दिया होगा। मुझे कार की चाबियां दीजिए और मैं आपके लिए वो लेकर आती हूँ। पिताजी ने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे चाबियां दे दी और मैं वहीं से उनका चश्मा लेकर आई जहां से मैंने कहा था। जियो। पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे उन्हें ढूंढ लिया। मुझे यकीन है कि तुम्हें बुलाने से पहले मैंने उसे वहां ढूंढा था। मैं मुस्कुराई। माँ रसोई घर में थी, सो मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, अपनी बहन के साथ अपने युद्ध को परिणत तक पहुंचाने के लिए। पर वो झगड़े को जारी रखने की इच्छुक नहीं थी। अब दोनों पलंग दीवार के सहारे लगे हुए थे और पढ़ाई की मेज खिड़की के पास, साथ ही मोटे पर्दे लगे हुए थे। दिन गुजरते गए और पिताजी के चश्मों को ढूंढने का हर अभियान और व्यापक होता गया। कभी वे मुझे दादी की दवाइयों के दराज में मिलते थे, जहां पिताजी दादी जी की दवाइयां के खत्म होने की तिथि देखने के बाद उन्हें छोड़ देते थे।
कभी वे अखबारों की अलमारी में मिलते थे, कभी वॉश बेसिन के पास, कभी फ्रिज के ऊपर और कभी कभी तो उसके अंदर भी। मेरे पिताजी एक अत्यंत व्यवस्थित व्यक्ति थे और हर चीज को उसकी उचित जगह पर रखने के बारे में दृढ़। पर उनके चश्मे इसका अपवाद थे। वे उन्हें इतनी बार खोते थे कि मां ने एक दिन चश्मे की डंडियों में डोर बांध दी थी, जिससे पिताजी उन्हें अपने गले में लटका सके। ये व्यवस्था एक सप्ताह या 10 दिन तक चली, जिसके बाद पिताजी के लगातार खींचने और छीनने से वो डोर टूट गई और उन्होंने उसी शाम अपना चश्मा फिर खो दिया। वक्त गुजरता गया और एक रविवार मां को मेरी मदद की जरूरत थी, चूंकि मेरी बहन तब तक कॉलेज में चली गई थी और दूसरे शहर में रह रही थी। घर के हर काम मुझे ही हाथ बटाना पड़ता था, पर मैं किताबी कीड़ा भी थी। मैंने स्कूल के पुस्तकालय से पायरो की एक पुस्तक ली थी जो मैं अभी तक पढ़ नहीं पाई थी। उसे अगले दिन ही लौटाना था, तो पढ़ने की गृह कार्य से अधिक महत्ता हो गई और जब मां ने मुझे मदद के लिए बुलाया तो मैं चिल्लाई, मां गृह कार्य कर रही हूं। वे आई और मुझे डांटना शुरू कर दिया। तुरंत ही मैंने उनसे बहस शुरू कर दी कि किस तरह मुझसे इस घर में बंधुआ मजदूरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। यह रविवार का आखिरी सीन होने वाला था कि तभी पिताजी ने आवाज दी, विभा, मुझे मेरा पढ़ने वाला चश्मा नहीं मिल रहा है, यहाँ आओ और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। इससे पहले मां कुछ कह पाती, मैं एक आज्ञाकारी बेटी की तरह पिताजी के पास जल्दी से चली गई। मेरे पिताजी को मेरी जरूरत थी और मुझे खुद को अपनी मां की डांट से बचने की। एक बार फिर मैंने उनके साथ पूछताछ का सत्र आरंभ किया। आप इससे पहले कहां थे? पापा, आपने आखिरी बार अपना चश्मा कब इस्तेमाल किया था? अंततः मैंने उनका चश्मा पूजा घर में पाया, जहां वो गणपति जी के चरणों में विश्राम कर रहा था। कभी कभी मुझे लगता था कि चश्मे के जादुई पांव थे, जिससे वो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र जगहों की सैर को निकल जाता था। पर मुझे एक बात का विश्वास था, केवल मैं ही उसे ढूंढ सकती थी। इस बात का कभी मुझे आभास ही नहीं हुआ कि केवल मुझे ही उसे ढूंढने के लिए कहा जाता था। 2 साल तेजी से निकल गए और अब मेरी बारी थी कॉलेज में दाखिले के लिए दूसरे शहर जाने की। मैं बहुत रोमांचित थी और उत्सुकता से आने वाले दिनों का इंतजार कर रही थी। मेरी एकमात्र चिंता इस बात को लेकर थी कि अब पिताजी किस तरह अपने पढ़ने वाले चश्मे को बिना मेरी मदद के ढूंढ पाएंगे। जब तक मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की, पिताजी का भी तबादला उसी शहर में हो गया। दादी जी का तब तक देहांत हो चुका था और दीदी का विवाह। इसलिए केवल मेरे माता पिता को जगह बदलनी पड़ी। वे खुश थे कि कम से कम उनका एक बच्चा तो उनके पास था और मैं दोबारा घर के आराम को पाकर खुश थी। शुरुआत में ये खुशनुमा था और फिर जिंदगी जीने का एक तरीका बन गया। मां के साथ छोटी मोटी खटपट चलती रहती थी। वे लगातार मेरे खाने को लेकर बहुत नखरीले होने की शिकायत करती रहती थी। और फिर थे पिताजी, जो अब तक अपना चश्मा खोते रहते थे। अब तो उनका चश्मा तुरंत ढूंढना पड़ता था, क्योंकि अब उनके पास दूर और पास की नजर के लिए केवल एक ही चश्मा था। तो मैं फिर अपने पुराने काम यानी पिताजी के चश्मे की तलाश में जुट गई। मां एक शिक्षिका का थी और वो भी काफी लंबे वक्त से पढ़ाने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करती थी, पर उन्होंने कभी उन्हें नहीं खोया। मुझे याद है एक बार जब मां का चश्मा खोया था, वो भी इस वजह से कि पिताजी ने उन्हें अपना चश्मा समझ लिया था और कुछ देर पहले रहने के बाद कहीं खो दिया था। मैं एक विद्रोही किशोर से एक कामकाजी वयस्क बन गई थी। मुझे प्रबंधन की डिग्री के बाद वास्तव में नौकरी मिल गई थी। जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई थी कि कई बार तो मैं घर सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए आती थी। मेरे खुद के लिए शायद ही कोई वक्त मिलता था और जो मिलता भी था उसे मैं ज्यादातर सोकर गुजार देती थी। माता पिता ने मुझे आराम की अहमियत समझाने की कोशिश की, पर जब आप उम्र के 20वें वर्ष के पहले सालों में होते हैं, तब आपको लगता है कि आप दुनिया जीत सकते हैं। जल्दी ही चिंता ने मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया। ये फिर से किशोर अवस्था में जाने जैसा था। मैं हमेशा खींची हुई और चिड़चिड़ाती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर मेरा पारा चढ़ जाता था और कभी कभी बिना किसी बात के ही मैं दफ्तर में अपने आप को सहमित रखती थी, पर मैं ऐसा ज्यादा वक्त तक नहीं कर पाई। चिंता मेरे चेहरे पर साफ दिखने लगी
कि मेरे माता पिता चिंतित हो गए, पर फिर भी मैं रुककर अपनी जीवन शैली पर विचार करने को राजी नहीं थी। एक रोज मैं अकारण अपनी मां से किसी बात पर झगड़ रही थी। मुझे अब ये बात याद भी नहीं है। तभी पिताजी ने एक लंबे अरसे बाद मुझे फिर उन्हीं शब्दों के साथ पुकारा, विभा, मुझे मेरे पढ़ने का चश्मा नहीं मिल रहा है, यहां आओ और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं मुस्कुराई। मैं अब तक उस पुकार का अर्थ समझ चुकी थी। गुस्से का प्रबंधन करना कारपोरेट जगत का एक बड़ा जुमला लगता था, पर पिताजी ने एक सरल उपाय से इसे काबू में करने में मेरी मदद की थी। जब मेरा गुस्सा हद से बढ़ने लगता था, तब मुझे सिर्फ उनका पढ़ने वाला चश्मा ढूंढना होता था।